धन्यवाद प्रोफेसर दुबे जी। भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयक संवाद या आप कह लीजिए वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध प्रोफेसर संजीव जैन जी, मेरे अनन्य मित्र शुभेच्छु सहयोगी प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, यशस्वी कुलपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, और पहले तो हमारे पास ही थे माननीय अरुंधति नीलकंठ कावड़कर जी, डॉक्टर कमलेश गौतम जी, डॉक्टर नीलम दुबे जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुरारिया जी, डॉक्टर सीतेंद्र तिवारी जी, श्री संजय पाठक जी, नितिन पटेल जी, अजय शुक्ल जी, अन्यान्य सभी महान भाव देवियों सज्जनों और वे सभी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सहभागी के रूप में, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अथवा अन्य किसी भी भाव से जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अथवा इससे जुड़े हुए हैं। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि महाकौशल प्रांत द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी हो रही है। वस्तुतः यह नई शिक्षा नीति भारतीय मेधा फलक और वैश्विक ज्ञान मंच पर नए युग का शुभारंभ है। यह शिक्षा नीति राष्ट्र के नवनिर्माण, सर्वांगीण प्रगति एवं ज्ञान लोक की महाशक्ति बनने का पथ प्रशस्त करने वाली है। यह धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवीणता के लिए सूत्र और स्रोत सब कुछ है। इसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, पाठ्यक्रमों की पूर्णता के विकल्पों में लचीलापन, विषय संयोजन में चयन की स्वतंत्रता और कौशल विकास से रोजगार की प्राप्ति जैसे कदम समाविष्ट हैं। निश्चित रूप से यह एक सुविचारित, सुव्यवस्थित, समेकित और सर्वसमावेशी नीति है जिसमें संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने की क्षमता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज वैश्विक राजनीतिक पटल पर महानायक के रूप में समादृत हैं, उनका सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान लोक की महानतम शक्ति और यह संकल्प और यहाँ तक पहुँचने के लिए सिद्धि का मार्ग इस शिक्षा नीति से ही सुनिश्चित भी होता है, दिखाई भी दे रहा है और अवश्य फलित भी होना है। इस शिक्षा नीति में जड़ से जग को जोड़ने का विधान है, सनातनता से आधुनिकता को जोड़ने का विधान है, भारतीय परंपरा और चिंतन धारा को वेगवान बनाने का विधान है, साथ ही वंचित क्षेत्र एवं समूह के लिए विशेष शैक्षणिक प्रक्षेत्र एवं निधि की स्थापना का विधान है और इस तरह भारतीय यत्ता और अस्मिता के पोषक और पोषण के लिए इसमें सारी नीतियाँ, रीतियाँ और विधाएं समाहित हैं। इसलिए शिक्षा नीति समग्र शिक्षा नीति है, कम्प्रिहेंसिव। इसकी पहुँच सबके पास तक है। इसके लिए निरंतर हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री जी हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस शिक्षा नीति के माध्यम से पहली बार डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की महत्ता को भी समझा गया है और इसका विस्तार वहाँ तक करना है जहाँ तक अभी तक शिक्षा की ज्योति नहीं पहुँच पाई थी, अर्थात वे सभी लोग जब तक शिक्षा का लाभ नहीं ले सके थे उनके पास तक यह शिक्षा वितान पहुँचने वाला है। इसीलिए इसे समग्र कहा जाता है। यह एकात्म है, इंटीग्रेटेड है। जितने विषय हैं सब में एक सूत्रता है और सूत्रीय संबंध है। इसीलिए अनुशंसात्मक, अंतर विषयक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है इस नीति के अंतर्गत। यह समावेशी है, सब कुछ इसमें हो सकता है। यानो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार इसमें आने के लिए मान्य हैं ताकि विश्व का कल्याण हो। और सबसे बड़ी बात, यह भविष्योन्मुखी है। इसके माध्यम से न केवल
वर्तमान को ही पुष्ट करना है, व्यवस्थित करना है, सुव्यवस्थित करना है, सुदृढ़ करना है अथवा चमत्कृत करना है, अपितु इसके माध्यम से भविष्य के रचनाकार की रचना करना है और भविष्य में भारत को महानतम शक्ति के रूप में समादृत करना है। यह इसकी विशेषता है। इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लचीलापन भी है, सुधार की निरंतर संभावनाएं भी है। इसमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत कुछ कर लेने की व्यवस्था है। पहली बार शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से लेकर के और उच्च शिक्षा तक, अनुसंधान तक आप कह सकते हैं, प्राइमरी पाठशाला से लेकर अनुसंधान शाला अर्थात विश्वविद्यालय तक शिक्षा की समेकित व्यवस्था है। और यह भी ध्यान रखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता इसका एक विशेष पक्ष है, जिसके माध्यम से भारतीय ज्ञान, कौशल और विचारधारा, साथ ही संस्कृति और मानवता के जो उदात्त गुण हैं मनुष्यों में, विद्यार्थियों में, जिज्ञासुओं में और इस देश के सभी लोगों में पहुंच सके। इसलिए शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ लेकर के चलती है। इसमें दूसरों के प्रति सम्मान भाव है, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान भाव, बहुलतावाद, समानता और न्याय जैसे मूल्य भारत के इस शिक्षा नीति में समाहित हैं। और ये व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक स्तर पर जो एक नई व्यवस्था दिया गया है प्राथमिक और स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4, इसके माध्यम से हम आरंभिक स्तर पर ही अक्षर और अंक ज्ञान दे सकें विद्यार्थियों को, उनके अंदर भाषा और भाव विकसित कर सकें, कला और कौशल का बोध उन्हें हो सके, विषय की जानकारी हो सके, व्यावसायिकता क्या है, व्यावसायिक मान्यताएं क्या हैं, आजीविका के लिए किस क्षेत्र का चयन किया जाना चाहिए, ये सारी बातें उनके लिए व्यवस्थित हैं। मूल भाव जो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है कि हमारा विचार, चिंतन, वैचारिक प्रवाह मातृभाषा में ही होता है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में ही होगा। त्रिभाषा फार्मूला स्वीकृत है, जिसमें संस्कृत के लिए विशेष स्थान है। कारण कि हमारे देश की जो आर्ष परंपरा है शास्त्र की और ज्ञान की, वह संस्कृत में ही समाहित है। इसलिए संस्कृत पर विशेष बल है। मातृभाषाओं के साथ साथ सभी भाषाएं यद्यपि सरस्वती की ही स्वरूप हैं, उन्हीं की देन है, लेकिन संस्कृत में हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा है, ज्ञान कोश है, वह संचित है। इसलिए उसके प्रति विशेष आग्रह है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा तक जो एनरोलमेंट है अभी पर्याप्त नहीं है। 2030 तक इसे 100% करने का विधान है। और इसी तरह उच्च शिक्षा में अभी जो हमारा प्रतिशत 26.3 है नामांकन का, इसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का विधान है। इस तरह यह शिक्षा व्यवस्था आरंभ से लेकर शिखर तक बिल्कुल व्यवस्थित है। पहली बार आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालयों तक को इस शिक्षा को इस देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए और उन सभी जिज्ञासुओं तक जो पढ़ना तो चाहते हैं, जानना तो चाहते हैं, लेकिन शिक्षण व्यवस्था में समाहित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी विधान है। इसीलिए कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति का स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा एकात्मक है, आत्मा भारतीय है। इंटीग्रेटेड से आशा यह है कि जितने जीवन के मूल्य हैं, अर्थात विकास का जो क्रम है, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, सब में एक सूत्रता हो, एकात्मकता का भाव हो। इस शिक्षा नीति में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इसीलिए इसे होलिस्टिक शिक्षा नीति कहते हैं। कारण कि इसमें भारतीय चिंतन परंपरा है, संस्कृति सभ्यता का बोध है और जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए पर्याप्त सम्मान का भाव है। इसका जो स्तंभ निर्धारित है इस शिक्षा नीति के लिए, वह 5 स्तंभ है, जिससे इस शिक्षा नीति को व्यापक फलक प्रदान किया जाएगा। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस अर्थात इसकी पहुंच,
व्यापक होनी है, सबके पास होनी है, सर्व सुलभ होनी है। समभाव, समता का भाव, समावेशन इसकी दूसरी विशेषता है या स्तंभ कह लीजिए। गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए विशेष आग्रह है कि शिक्षा गुणवत्ता परक होनी चाहिए, अर्थात मानव मूल्यों के साथ ही साथ वर्तमान आवश्यकताएं और भविष्य के लिए आज की अपेक्षाएं सबके बारे में सम्यक विचार है, वहनीय है, अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगी शिक्षा नहीं है। आप सभी को विदित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुधा कहा करते थे कि शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों निःशुल्क होना चाहिए। इसलिए बहुत कम व्यय में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त किया जा सके, इसका विधान इस शिक्षा नीति में है और सर्वोपरि जवाबदेही निर्धारित है सबकी, संस्थान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की, व्यवस्था की। और इसी तरह हम राष्ट्र को निरंतर उन्नति के पथ पर आगे ले चल सकेंगे, कारण इसमें अतीत से आधुनिकता को जोड़ने का विधान है, मनुष्य को मनुष्यता तक पहुंचाने का विधान है और ग्लोबल सिटीजन तैयार करने का विधान है, और इसी से हम ज्ञान आधारित महाशक्ति बनेंगे। आज की जो दुनिया है, आज का जो समाज है, इसे नॉलेज सोसाइटी कहते हैं, जो सबसे बड़ी शक्ति है उसे नॉलेज पावर कहते हैं। तो इस नॉलेज सोसाइटी में वैश्विक स्तर पर नॉलेज पावर बढ़ने का पूरा प्रयास इसमें किया गया है, और इसीलिए इसमें नव प्रवर्तन और उत्कृष्टता दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया गया है। स्कूली शिक्षा के बारे में मैंने चर्चा किया, कारण कि प्राइमरी शिक्षा, स्कूली शिक्षा आधार और मेरुदंड की तरह है, और शिखर जो शीर्ष है वह उच्च शिक्षा है। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विधान है, अर्थात स्नातक पाठ्यक्रम 3 से 4 वर्ष का होगा। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले वर्ष से अगर कोई विद्यार्थी निकल करके आजीविका के किसी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। 2 वर्ष पढ़कर बाहर जाना चाहता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और 3 वर्ष पढ़कर बाहर जाना चाहता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, 1 साल और रहेगा, ऑनर्स हो जाएगा। मूल भाव कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम स्नातक स्तर पर ही है। इसमें विषय चयन की पूर्ण स्वतंत्रता है। गणित पढ़ने वाला विद्यार्थी म्यूजिक पढ़ सकता है, राजनीति और इतिहास पढ़ने वाला विद्यार्थी इसके साथ मेटलर्जी पढ़ सकता है, बॉटनी पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। पूरी समेकित व्यवस्था है, और यह विकल्प का चयन विद्यार्थियों के ऊपर है। तो एक तरह से विद्यार्थी की अभिरुचि का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कारण कि हमारी परंपरा में जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला की जो धाराएं हैं उस सभी को इस शिक्षा नीति में समाहित करने का प्रयास किया गया है। जो विद्यार्थी 1 वर्ष पढ़कर चला जाता है, सर्टिफिकेट के आधार पर आजीविका का कोई साधन प्राप्त कर लेना चाहता है, कुछ वर्षों के बाद उसे लगता है कि नहीं, अब डिप्लोमा के बाद जो नौकरी मिलती है वह हमें करना है, डिग्री के बाद जो नौकरी मिलती है वह हमें करना है, तो वापस आकर पुनः अपनी पढ़ाई आरंभ कर सकता है और ब्रेक नहीं माना जाएगा। कारण कि पहले वर्ष पढ़ने के बाद जाने के बाद, 2 वर्ष पढ़कर जाने के बाद जो उसका क्रेडिट है वह डीजी लॉकर में सुरक्षित रहेगा, जिसे एकेडमिक क्रेडिट बैंक कहते हैं या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहते हैं। उसमें उसके सारे क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। जब पुनः लौट कर आएगा तो क्रेडिट उसके आगे की पढ़ाई के लिए जुड़ जाएगा और वह आगे बढ़ेगा। इसका आशय ये है, विकल्प चयन के साथ ही साथ जो विषय का विकल्प चयन है वह प्रोफेशन के चयन का विकल्प भी रखेगा अपने पास, और शिक्षा के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, अभ्यास के आधार पर आगे अपनी नौकरी भी बदल सकेगा। यह व्यवस्था है। जिन्हें उच्च शिक्षा में जाना है, जिन्होंने 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम किया है, उन्हें 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम किया है उन्हें 1 वर्ष और पीजी में पढ़ना पड़ेगा, और फिर ऐसे विद्यार्थी सीधे शोध में सम्मिलित हो सकते हैं, रिसर्च करने के लिए अधिकृत होंगे और उन्हें रिसर्च करना होगा। जो चाहते हैं, रिसर्च पर विशेष आग्रह है और इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की व्यवस्था की गई है। आग्रह इसलिए है कि आज गुणवत्ता परक शोध की जरूरत है। रिसर्च बहुत मायने रखता है। हमारे देश में पहले एक नारा था, जय जवान जय किसान।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक शब्द और जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जब पोखरण परीक्षण हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें एक और शब्द जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अर्थात अनुसंधान पर विशेष आग्रह है, क्योंकि क्वालिटी रिसर्च से ही क्वालिटी एजुकेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। क्वालिटी रिसर्च का आशय है कि तथ्य परख हो, गुणवत्ता परख हो, ज्ञान परख हो, समाजोपयोगी हो, रचनात्मक हो, ग्राह्य भी हो, उपादेय भी हो। हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि प्रयोग ऐसे होने चाहिए जो प्रयोगशाला से भूतल पर आए, फ्रॉम लैब टू लैंड। तो इसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है। और गुणवत्तापरक शिक्षा तब होगी जब विद्यार्थी के अंदर 3 बातें समाहित होंगी। पहला क्यूरियासिटी, दूसरा क्रिएटिविटी और तीसरा कमिटमेंट। उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, रचनात्मक वृत्ति होनी चाहिए और फिर उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए। इन माध्यमों से अपने देश की शिक्षण प्रणाली, विशेषकर विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समादृत प्रतिष्ठित स्थापित करने की व्यवस्था है, ताकि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ने जाते हैं और जिन विषयों को वहाँ पढ़ते हैं, वे सारे विषय हमारे देश के विश्वविद्यालयों में हों, वहाँ का विद्यार्थी हमारे यहाँ आके पढ़े और हम इतने ज़्यादा उन्नत संस्थान बने कि दुनिया के अन्य देशों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत की ओर निगाह लगाएं, भारत में आएँ। इसलिए माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, कि अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है जैसा आजकल है कोविड-19, तो इससे ज़्यादा हमारे देश के विद्यार्थी प्रभावित ना हो और इसी तरह से हम टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी दोनों का सही प्रयोग कर सकेंगे। माइंड एंड मनी दोनों का उपयोग भारत के लिए हो सकेगा, जो अभी बाहर के लिए जाता है। और इस तरह से जो शिक्षा नीति में 2 बातें मायने रखती हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये दोनों सिद्ध हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का आशय है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से, कमियों से, संकीर्णताओं से मुक्त कर दे। और पर्पज ऑफ एजुकेशन है सर्वोन्नति, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का। इसकी पूर्णता इसमें हो जाएगी। इसीलिए संस्थानों के लिए भी आवश्यक किया गया है कि उनको 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षक को भी, शिक्षार्थी को भी। इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस, ये सब कुछ किया जाए तो शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो अवश्य ही प्राप्त होंगे। ये लक्ष्य प्राप्त हों, इसके लिए संस्थानों में रेडीनेस की ज़रूरत है। 4 प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, फैकल्टी रेडीनेस, स्टूडेंट्स रेडीनेस एंड लाइब्रेरी रेडीनेस। संस्थानों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आजकल की पढ़ाई को हम ब्लेंडेड मोड की पढ़ाई कहते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विधाओं से अध्ययन किया जाना है। ऑनलाइन के लिए हम कितने तैयार हैं, ऑफलाइन के लिए कितने तैयार हैं, कितने वर्चुअल क्लासरूम है, स्मार्ट क्लास है, ये सब देखना है। फिर जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, हॉस्टल्स अच्छे होने चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसे इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस कहते हैं। फैकल्टी रेडीनेस का आशय है कि आज की जो नई तकनीक है, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को देख रहे हैं, आपसे संवाद कर रहे हैं, इसमें हमारे शिक्षक की कितनी दक्षता है। शिक्षा में इंटेंट और कंटेंट दोनों का ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार के कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, इसमें हम कितना दक्ष हैं। अर्थात तकनीकी कौशल हमारे शिक्षक गण में होना है। इसे फैकल्टी रेडीनेस कहते हैं, ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा और पाश्चात्य ज्ञान परंपरा दोनों में समन्वय कर सकें और हर जगह की अच्छी बातों को वह देख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें और अपने विद्यार्थियों तक इसे पहुंचा सकें। एक है स्टूडेंट रेडीनेस, विद्यार्थी कितना तैयार है, उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितना संकल्प है, उसके अंदर कैसा डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, ये तीनों बातें किस प्रकार की है, इससे उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। संकल्प और समर्पण, ये विशेष ध्यान रखने की बातें होती हैं। लाइब्रेरी रेडीनेस का आशय है कि ज्ञान के स्रोत हमारे पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उससे लाइब्रेरी कितनी समृद्ध है। हमारे पुरातन शास्त्र,
जिन्हें हम कहते हैं वैदिक परंपरा, औपनिषदिक परंपरा, पौराणिक परंपरा, सांगीतिक परंपरा, इस सबका कितना ज़्यादा बोध हमारे पुस्तकालयों के पास है, कितने अच्छे ग्रंथ हैं, पुरातन, सामयिक, अधुनातन और जो रचे जा रहे हैं ग्रंथ, उन सब की तैयारी भी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अब तो डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जिससे हम वैश्विक लाइब्रेरियों से अपना संबंध रख सकते हैं। इस प्रकार की अगर रेडीनेस हो तो हमारे देश में जो दुनिया के 100 विशेष विश्वविद्यालय हैं वो अपनी शाखा खोल सकते हैं, और हमारे देश के विश्वविद्यालय अन्य देशों में जाकर अपनी शाखा खोल सकते हैं, और इसलिए वैश्विक ज्ञान का आदान प्रदान सहज हो सकेगा। पहली बार इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के भ्रमण पर भी बल दिया गया है। हम कहते हैं कि भारत भूमि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं, और अभी हम भारत को केवल नक्शे में देखते हैं। भ्रमण के माध्यम से हम पूरे देश को देख सकेंगे। देश में विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं उनकी सभ्यता, संस्कृति, समावेशन को समझ सकेंगे, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव है उसे हम विकसित कर सकेंगे। इस शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए विशेष स्थान है। स्किल, रीस्किल और अप स्किल, इसके माध्यम से एक व्यक्ति को दक्ष बनाना है, और इस तरह हम शिक्षा को बहुत सुगम बनाने वाले हैं, सुलभ बनाने वाले हैं, और इसके माध्यम से उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, प्रकृति पुरुष संबंध को रूपायित करने वाले हैं, परिवेश को संरक्षित सुरक्षित करने वाले हैं। और अब आवश्यक है कि इसके लिए नीति हमें मिल चुकी, क्रियान्वयन की रणनीति बनाएं, रोड मैप बनाएं, टाइम लाइन निर्धारित करें और रिसोर्सेज पर ध्यान करें। अगर यह सब कुछ कर लेंगे तो हम फिर साक्षी भाव में नहीं रहेंगे, हम कर्ता भाव में आ जाएंगे, और कर्ता भाव में आने के बाद ही हम दुनिया में भारत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगे। कोई भी परिवर्तन शिक्षा मार्ग के माध्यम से ही होता है। शिक्षण संस्थान परिवर्तन के कारक भी होते हैं, कारण भी होते हैं। यह परिवर्तन रचनात्मक होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए, परिष्कारात्मक होना चाहिए, जिससे मानवता का कल्याण हो। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम भारत को शिक्षा के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, सशक्त, समृद्ध और ज्ञान लोक का महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।